केराटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया। तो अगर बैक्टीरिया की वजह से कार्नियल जो कार्निया टिश्यू है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो कि सुपरफिशियल भी हो सकती है, इंटरस्टिशियल भी हो सकती है और डीप भी हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल केराटाइटिस। और अगर इस केराटाइटिस की वजह से एपिथेलियम का लॉस हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कार्नियल अल्सर। इसकी काज क्या है, कौन से बैक्टीरिया काज करवाएंगे, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी काज करवाते हैं और ग्राम नेगेटिव भी। तो मोस्ट कॉमन कौन से हमारे पास स्टेफिलोकोकस एओरियस, इसके अलावा स्टेप निमोनिया है, बैसिलस है और एंटेरोकोकस है, कोराइन बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया काज करवाते हैं बैक्टीरियल अल्सर। सिम्टम्स होंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से लैक्रिमेशन होगी, पेन होगा और रेडनेस होगी। ठीक है, ये तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं ये सडन होंगे। उसके बाद जो विजन होगी वो डिफेक्टिव होगी, ब्लर विजन होगी। एडिमा हो सकता है और डिस्चार्ज होता है, ये भी इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा। इसके अलावा आइज़ रेड होने की वजह क्या है कि वहाँ पर जो वेसल्स होंगी वो कंजस्टेड हो जाएंगी। स्टेजेस आती हैं, सबसे पहली स्टेज को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन। जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि जितने भी WBCs होते हैं वो वहाँ पर जो कार्डियल टिश्यू है उसकी एपिथेलियम और स्ट्रोमा में आ जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं कि ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन। और यहाँ पर उनकी अकम्युलेट होने की वजह से जो कार्डिया वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, बल्कि हमें वाइट या फिर येलो कलर की ओपेसिटी नज़र आएगी इन द कार्डिया। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज जब भी कार्नियल इन्फिल्ट्रेशन प्रोग्रेस करती है तो उसके बाद एक्टिव अल्सर बनता है। तो अल्सर हमने पढ़ लिया था, क्या होता है कि जब भी एपिथेलियम ख़त्म होती है, उसकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो उसे हम कहते हैं अल्सर। तो अल्सरेटिव जो स्टेज होती है इसमें जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें नज़र आएंगे, यानी कि इसमें लैक्रिमेशन होगी, पेन होगा, फोटोफोबिया होगा और इसमें जो कार्निया का कलर होगा वो येलो या वाइट ओपेसिटी से अभी यहाँ पर हो जाएगा ग्रे वाइट। ठीक है, इसमें ग्रेश वाइट हमें कार्निया नज़र आएगा। और इसके अलावा इस केस में एक चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं हाइपोपियान। हाइपोपियान का मतलब होता है कि जितने भी WBCs हैं वो सब एंटीरियर चैम्बर में आएंगे, इस तरह का हमें नजर आएगा हाइपोपियान। ठीक है, ये वाला जो वाइट वाला है ना, यानी कि कार्निया और आइरिस के दरमियान यहाँ पर जितने भी WBCs हैं या पस वगैरह इन्फ्लेमेशन का केस में जितना भी एक्सोडेट है वो अकम्युलेट हो जाएगा। एक्टिव अल्सर की बात आ जाती है रिग्रेसिव स्टेज। रिग्रेसिव स्टेज का ये मतलब है कि बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है और इसकी वजह से हमें एक लाइन ऑफ डिमार्केशन नज़र आएगी। ठीक है, किस किस के दरमियान, एक साइड तो उसके अल्सर होगा और इसके अलावा जितना भी कार्निया होगा वो क्लियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ होस्ट मैकेनिज्म। उसके बाद है सिकाट्राइजेशन। सिकाट्राइजेशन में स्कार बन जाएगा और ये स्कार कौन बनाते हैं, केराटोसाइट्स होते हैं जो कि स्ट्रोमा में होते हैं, तो वो नए स्ट्रोमल लेमिला ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हीलिंग के साथ साथ स्कार बन जाता है। तो ये इसकी 4 स्टेजेस होगी, कौन कौन सी थी। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन की वजह से ल्यूकोसाइट्स आएंगे, वो प्रोग्रेस करके एक्टिव अल्सर बनेगा। अल्सर बनने के बाद रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और रिग्रेशन के बाद हीलिंग की वजह से स्कार बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं साइंस। साइंस ऑफ में सबसे पहले तो विजन रिड्यूस्ड होगी और जो लिड होंगी आईलिड वो उनमें स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो कंजक्टिवा होगा यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो रेड और कंजस्टेड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वेसल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगी। उसके बाद जो लिम्बस एरिया होता है बिटवीन द कार्निया एंड द स्क्लेरा, वहाँ पर वेसल्स की वजह से सिलरी कंजस्शन होगी और सिलरी कंजस्शन की वजह से हमें आइज़ रेड नज़र आएंगी। डिस्चार्ज कैसा होगा? प्यूरुलेंट, क्योंकि यहाँ पर पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से पस भी बनेगी। और कार्निया जो होगा वो हमें नॉर्मल नज़र नहीं आएगा, बल्कि कार्निया में एक तो उसका कलर चेंज होगा जो कि ग्रे वाइट होगा या फिर येलो वाइट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है। उसके बाद जो कार्निया है वहाँ वो हमें हैज़ी नज़र आता है। हैज़ी क्यों नज़र आएगा? क्योंकि वहाँ पर एडिमा होगा और इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन होगी बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इसके अलावा जो कार्नियल स्टेन है वो जब एक्टिव स्टेज होगी तो उसमें अगर हम 2% फ्लोरेसेंट डाई जो होता है इसके साथ अगर हम कार्निया को स्टेन करें तो हमें जो कार्निया है वो ग्रीन नज़र आएगा। ठीक है, तो हम जब फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करते हैं तो हम ब्लू लाइट में देखते हैं कि जो कार्निया में अल्सरेटेड पोर्शन है वो हमें ग्रीन नज़र आएगा। एंटीरियर चैम्बर में कैसा नज़र आएगा? तो एंटीरियर चैम्बर में एक डिब्रिस प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं हाइपोपियान। हाइपोपियान को स्टीराइल पस भी कहते हैं। स्टीराइल पस का ये मतलब है कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि WBCs इसमें प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आ जाता है आइरिस एंड सिलरी बॉडी। आइरिस एंड सिलरी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन की वजह से एरिडोसिक्लाइटिस होगा और एरिडोसिक्लाइटिस की वजह से हाइपोपियान बनता है इन द एंटीरियर चैम्बर। इसके अलावा जो सिलरी बॉडी है उसमें स्पाज्म होता है जिसकी वजह से पेन इन द अल्सर होता है। ठीक है, पेन किसकी वजह से हुआ है? एक तो स्पाज्म ऑफ सिलरी बॉडी
और इसके अलावा जो कार्नियल नर्व्स थी वो भी डैमेज होने की वजह से पेन होता है। और लास्ट में आ जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर। तो ये नॉर्मल नहीं होगा बल्कि ये ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये जो हाइपोपियान बना है ये रीडो कार्नियल एंगल उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आईओपी रेस्ट हो जाएगा और सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाएगा। तो आईओपी रेस्ट होने की वजह से भी आइज़ में पेन होगा। तो इस डायग्राम में जैसे हम देख सकते हैं, एक तो हमें क्या नज़र आएगा, फ्लोरेसेंट स्टेनिंग के ऊपर हमें ग्रीन कार्निया नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर अल्सर है। और उसके बाद हाइपोपियान हमें नज़र आ रहा है इन द एंटीरियर चैम्बर। हेजी कार्निया क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि एडिमा और इन्फिल्ट्रेशन होगी। और इसके अलावा सिलेरी कंजेशन किसकी वजह से है? वेसल्स की डायलेटेशन की वजह से। इसकी मैनेजमेंट में क्या आता है कि सबसे पहले क्योंकि ये ब्लीडिंग कंडीशन है तो आपने इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उसमें वो आउट पेशेंट्स होते हैं, मतलब उनका हम एडमिशन नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसकी एक आई इन्वॉल्व है, स्वेयर इन्फेक्शन है और उसमें नॉन कंप्लाइंस है, तो फिर हम उसको एडमिट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने इस पेशेंट को एडमिट करना है। उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी वजह से हुआ है। कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हुआ है, ट्रॉमा की वजह से हुआ है, किसी डिजीज़ की वजह से हुआ है, या फिर इम्यूनोसप्रेशन की वजह से हुआ है। रिस्क फैक्टर के बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे ब्लड सीपी करेंगे, ईएसआर, ब्लड शुगर और यूरिन का, इन सब की हमने एग्जामिनेशन करनी है। और उसके बाद मैक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हम किस बैक्टीरिया ने जो अल्सर है वो काज करवाया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्रैपिंग लेंगे, ठीक है, यानी कि जो कार्नियल अल्सर है वहाँ से हम एक टिश्यू लेंगे। कैसे लेंगे? सबसे पहले हम टॉपिकली एनेस्थीसिया देंगे। एक स्पैचुला होता है, कैमूरा स्पैचुला, या फिर बेंट टिप ऑफ 20 गाज हाइपोडर्मिक नीडल या फिर कैमूरा स्पैचुला। हम जो अल्सर की बेस है वहाँ से एक टिश्यू ले सकें। और फिर उसके बाद उस टिश्यू से हम देखते हैं कि स्टेनिंग, हम उस टिश्यू की करते हैं स्टेनिंग। तो ग्राम एंड जिम से स्टेनिंग करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया ने काज करवाया है। अगर फंगस ने काज करवाया है तो फिर उसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज़ करेंगे। और उसके बाद जिस बैक्टीरिया ने भी काज करवाया उसका कल्चर करेंगे और उसके बाद सेंसिटिविटी देखेंगे ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। ट्रीटमेंट हमारे पास मेडिकल भी और इसके अलावा सर्जिकल भी है। मेडिकल में हमारे पास आ जाता है कि हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, थ्रू द एंटीबायोटिक्स हमें ड्राफ्ट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसके अलावा ऑइंटमेंट्स में भी। तो ड्राफ्ट्स किस किस के होते हैं? जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लैक्सिसिन, इन्हीं के हमारे पास ऑइंटमेंट फॉर्म भी है। तो ड्राफ्ट्स हम यूज़ करते हैं 4 टाइम्स अ डे। हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ड्राफ्ट यूज़ करने हैं और डिपेंड इनकी जो डोजेज है इसके अलावा इनकी फ्रीक्वेंसी है मेडोसील हो गया। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है कि एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स देनी है। एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स आईओपी को जो आईओपी ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर देंगी, जिसकी वजह से जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन एंटीरियरली हर्निएट या फिर बल्ज कर रही थी तो वो नहीं करेगी। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने प्रेशर बैंडेजेस, कॉन्टैक्ट लेंस और इसके अलावा कंजक्टिवल फ्लैप यूज़ करने हैं। इसके अलावा स्टेनिंग फैक्टर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग। एमनियाटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने कार्नियल ग्राफ्ट यूज़ करने हैं जो डिपेंड करते हैं कि परफोरेशन का साइज़ क्या है। जैसे कि पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट होते हैं उसमें एंटीरियर लेयर्स ऑफ कार्निया होती है, उसको हम एज अ ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। जो डिस्मेटोसील होता है उसको रिपेयर करने के लिए। नॉर्मली जो इन्फेक्टेड कार्नियल अल्सर होते हैं उसमें हम स्टेरॉयडल थेरेपी नहीं करते। क्योंकि इनका नुकसान ये होता है कि ये फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग इनहिबिट हो जाती है और परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स को आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और इसके अलावा जो वार्म कंप्रेशन होती है उसको आपने अगर यूज़ करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो डिब्रिस की शेडिंग थी ड्यूरिंग द लिड मूवमेंट और टीयर फिल्म, ठीक है, टीयर फिल्म और इसके अलावा लिड मूवमेंट में जो डिब्रिस शेड कर रहा था वो भी अब इस केस में शेड नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से जो पैड्स का यूज़ है ये भी हम नॉन इन्फेक्टिव अल्सर में या फिर परफोरेटिंग अल्सर में हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो पायोजेनिक अल्सर है उसमें हम इनको यूज़ नहीं करते। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कार्नियल अल्सर में सबसे पहले आ जाता है एंटीरियर यूवियाटिस। एंटीरियर यूवियाटिस कब होता है? जब आयरिस और सिलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ साइटोकिन्स और इसके अलावा टॉक्सिन, ठीक है। जब भी साइटोकिन्स और टॉक्सिन्स एंटीरियर चैम्बर में आएंगे तो वहाँ पर आयरिस और सिलियरी बॉडी की वो क्या कर देंगे, इन्फ्लेमेशन, तो उससे हम कहते हैं एंटीरियर यूवियाटिस। तो ये हो सकता है।
तो एंटीरियर यूवियाटिस में हमें आइज इस तरह नजर आएंगी, ठीक है, रेड नजर आएंगी। इसके अलावा लैक्रिमेशन, डिस्चार्ज, पेन वगैरह प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। सेकेंडरी ग्लूकोमा किसकी वजह से होगा कि एंटीरियर चैम्बर ब्लॉक्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सुडेट। नेक्स्ट है डिस्मेटोसील। डिस्मेटोसील में जो बल्जिंग और हर्निएशन ऑफ द डेस्मेट मेम्ब्रेन हो सकती है क्योंकि कार्नियल स्ट्रोमा की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है परफोरेशन ऑफ कार्नियल अल्सर। परफोरेशन जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसमें पहले पर आ जाता है आयरिस प्रोलैप्स। तो ये आयरिस प्रोलैप्स, ठीक है, आयरिस की क्या होगी, हर्निएशन होगी। परफोरेशन ऑफ कार्नियल अल्सर की वजह से अगर एंटीरियर चैम्बर में जो रिफॉर्मेशन नहीं हो रही विद इन दी 5 डेज तो उसमें सैनिकी बनेंगे। सैनिकी क्या होते हैं, आयरिस और कार्निया के दरमियान एडहीजन, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं एंटीरियर सैनिकी। कार्नियल फिस्टुला बन सकते हैं। कार्नियल फिस्टुला कब बनेगा, अगर जो परफोरेशन है वो एक्सुडेट से कवर हो गई है और उसके बाद उस एक्सुडेट ने ऑर्गेनाइज्ड होकर एंटीरियर चैम्बर बना दी है, लेकिन चूंकि वो जो था वो वीक था तो उसकी वजह से दोबारा से रिपरफोरेशन हो सकती है क्योंकि पीछे आईयूपी इंक्रीज्ड है। तो इसकी वजह से एक परमानेंट ओपनिंग बन जाएगी जिसे हम कहते हैं कार्नियल फिस्टुला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्नियल ओपेसिटीज जिसे हम कार्नियल स्कारिंग भी कहते हैं। तो ये जब भी कार्नियल अल्सर है वो हील्ड होगा तो उसकी वजह से परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगी जो कि ब्लरिंग, ठीक है, हमें स्लाइट ब्लरनेस भी हो सकती है और इसके अलावा टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो अब डिपेंड करता है अल्सर के कोर्स के ऊपर कि जो ओपेसिटी है वो या तो नेबुला होगा या मैकुला होगा या फिर लिक्यूमा होगा। नेबुला का क्या मतलब है कि वेरी थिन स्कार होगा जो कि बोमेन लेयर और सुपरफिशियल स्ट्रोमा के स्कारिंग की वजह से होगा, ठीक है, जो लेयर थी दूसरी लेयर और इसके अलावा तीसरी बोमेन और स्ट्रोमा, इनकी स्कारिंग की वजह से बनता है नेबुला। नेक्स्ट आ जाती है मैकुला। मैकुला में सेमी डेंस कार्नियल ओपेसिटी होती है जो कि सिर्फ जो स्ट्रोमा है उसका एंटीरियर हाफ जो होता है, स्ट्रोमा का एंटीरियर हाफ, उसकी स्कारिंग की वजह से बनता है मैकुला। लास्ट आ जाती है लिक्यूमा। लिक्यूमा का क्या मतलब होता है कि ये लिक्यूमा यानी कि ये वाइट होगी, ठीक है, ओपेसिटी कैसी होगी, वाइट होगी। और ये स्टेज तब होगी कि अगर जो कार्नियल अल्सर है उसमें परफोरेशन होगी जिसकी वजह से कार्निया बैक सरफेस पर आइरिस के साथ क्या हो गया, एडहेयर हो गया। तो इसको हम लिक्यूमा एडहेरेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो कार्निया है वो आइरिस के साथ एडहेयर हो गया। कार्निया हमारे पास सूडो कार्निया भी हो सकता है। सूडो कार्निया का ये मतलब है कि अगर परफोरेशन के ऊपर एक्सुडेट आ गया यानी कि इन्फ्लेम्ड टिश्यू आ गया है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा और वो थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बना देगा, तो इसे हम कहते हैं सूडो कार्निया। यानी कि ये कार्निया जितनी भी उसकी लेयर्स थी वो नहीं है बल्कि सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक कवरिंग बन गई है तो उसे हम कहते हैं सूडो कार्निया। उसके बाद आता है एक्टेटिक कार्निया। एक्टेटिक कार्निया का मतलब है कि जो कार्निया है वो बल्ज करना स्टार्ट कर जाएगा। उसकी बल्जिंग क्यों होगी, क्योंकि पीछे जो आईयूपी है वो नॉर्मल है या फिर इंक्रीज है, लेकिन ये जो कार्निया था ये सिकेट्राइज था और थिन था, तो इस थिन कार्निया की क्या होगी, बल्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी बल्जिंग की वजह से हम जो इनसाइड यूवियल टिश्यू है या मिडिल लेयर है उसको हम देख सकेंगे, तो उसे हम कहते हैं एंटीरियर स्टाइफ्लोमा। इसके अलावा आइज़ में हेमरेज होंगे जो कि विट्रस हेमरेज भी हो सकते हैं और कोराइडल हेमरेज भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हेमरेज है, कोराइडल हेमरेज है, यानी कि वेसल्स थी उनका रप्चर हो गया है। और ये हमारे पास विट्रस हेमरेज यानी कि इसमें जो विट्रस हमारे पास ट्यूमर था वहाँ पर ब्लीडिंग होगी। रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट का क्या मतलब है कि अगर जब आईयूपी बहुत ज़्यादा कम रहा फॉर द लॉन्ग पीरियड, परफोरेशन अगर हो गई तो उसकी वजह से आईयूपी कम होगा, तो आफ्टर द लॉन्ग टाइम जो रेटिना की 2 लेयर्स थी, न्यूरल रेटिना और इसके अलावा पिगमेंटस रेटिना, उनमें क्या होगी, डिटैचमेंट हो जाएगी। उसके अलावा आ जाता है एंडोफ्लेमाइटिस। एंडोफ्लेमाइटिस का ये मतलब है कि जो इंट्राऑक्यूलर कंटेंट थे उन सब की इन्फ्लेमेशन हो जाए आफ्टर द परफोरेशन। उसके बाद है पैनोफ्लेमाइटिस। पैनोफ्लेमाइटिस का ये मतलब है कि जितनी भी आई बाल की लेयर्स थी या उसमें जितना भी कंटेंट था, ऑक्यूलर कैविटीज़ और जितनी भी आई बाल की लेयर्स थी उन सब की इन्फ्लेमेशन हो जाए।